माधोपुर का अंधेरा और गहरा होता जा रहा है। सरपंच के भाई की लाश का गायब होना एक खौफनाक राज बन चुका है। गांव वालों के दिल में डर का सांप लौट रहा है। आखिर कौन है वो शैतान जो ये काला जादू कर रहा है? तभी घर का नौकर दौड़ता हुआ आता है। साहब, मैंने अपनी आंखों से कल रात अजय भैया को दीवार पर सांप की तरह रेंगते देखा। थोड़ी देर बाद जब हम घर गए तो आपके भाई को मरा हुआ देखा। नौकर की ये बात सुन सबकी नजरें अजय पर टिक जाती हैं। अजय का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि सरपंच बोल पड़ते हैं। कुछ भी बकवास किए जा रहा है। अजय दीवार पर कैसे रेंग सकता है? हमेशा नशे में डूबा रहता है। अभी भी नशे में ही होगा, तभी तो ऐसा बक रहा है। दीदी, कल रात मैं बिल्कुल होश में था। मैंने जो देखा वो सच है। नौकर की बातों को सब नकार देते हैं क्योंकि सबको लगता है कि वो नशे का आदी है। रात का समय है। शीतल और अजय सो रहे हैं, पर अचानक अजय की आंख खुल जाती है। घड़ी में रात के 1 बज रहे हैं। वो चुपके से घर से निकल पड़ता है, जैसे कोई भूत उसके पीछे पड़ा हो। वो शमशान घाट पहुंचता है और वहां फावड़े से मिट्टी खोदने लगता है। मिट्टी हटाते ही सरपंच के भाई उमेश की लाश सामने आती है। अजय उस लाश के सामने मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। ओम तमसो वज्र क्रोधया संकटा हरा मृतम जया। मंत्र के पढ़ने के साथ ही उसकी आंखें खुलती हैं। लाल खूंखार जैसे कोई शैतान उसमें समाया हो। उमेश की लाश धीरे से उठ खड़ी होती है और उड़ते हुए गांव की तरफ बढ़ती है। रात का सन्नाटा और भी भयानक हो चुका है। उमेश की लाश जैसे कोई प्रेत माधोपुर की सड़कों पर उड़ती हुई चल रही है। वो एक घर के दरवाजे पर खटखटाता है और भयानक आवाज में पुकारता है, दिलीप, दिलीप। दिलीप की नींद टूट जाती है। उमेश की आवाज सुन उसका दिल डर से कांप उठा। ये तो उमेश की आवाज है। वो यहाँ कैसे आ सकता है? दरवाजा मत खोलो। पत्नी के मना करने के बावजूद दिलीप दरवाजा खोलता है। सामने उमेश को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उमेश की आंखें लाल जैसे शैतान का रूप धारण किया हो। उमेश, तुम? उमेश एक शैतानी हंसी के साथ दिलीप का सर पकड़ता है और उसे घुमा देता है। दिलीप वहीं ढेर हो जाता है। एक ही रात में उमेश की रूह गांव के बहुत सारे लोगों के दरवाजे खटखटाती है। पूरा गांव खौफ के अंधेरे में डूब जाता है। सरपंच का घर एक बार फिर डर के काले साए में डूबा है। दिलीप की पत्नी और कुछ गांव वाले सरपंच को उमेश की रूह के खौफनाक किस्से सुनाते हैं। सरपंच का चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये कैसे हो सकता है? मरा हुआ इंसान आवाज कैसे दे सकता है? सरपंच साहब, हमने अपने कानों से सुना। रात में उमेश ही सबके घर जाकर पुकार रहा था। आवाज ऐसी थी जैसे कोई शैतान उसके अंदर समा गया हो। हाँ, उसमें कोई शैतान ही समाया है। हमें पहले उमेश की लाश ढूंढनी होगी। पर तांत्रिक जी, काला जादू कर कौन रहा है? 7 दिन बाद अमावस्या की रात सारे राज खुल जाएंगे। मैं गुप्त साधना करूंगा, रूहानी शक्तियों का आवाहन करूंगा। गांव वाले फैसला करते हैं कि अगले 7 दिन तक कोई रात को घर से नहीं निकलेगा। शीतल परेशान है, जैसे कोई भयानक सच उसके दिल में कांप रहा हो। बेटा, किस सोच में डूबी हो? ज्यादा मत सोचो। अमावस्या की रात तांत्रिक जी साधना करेंगे, सारे राज खुल जाएंगे। पापा, मुझे लगता है सबके पीछे अजय का हाथ है। नौकर सही कह रहा था। क्या? ये क्या बकवास कर रही हो? हाँ पापा, कल रात गांव में 25 लोग मरे हैं और जब रात को मेरी नींद खुली अजय घर में नहीं था। हमें अजय के बारे में पता लगाना होगा। मुझे उसके माँ बाप से मिलना होगा। उसके माँ बाप नहीं हैं, वो अनाथ है। पर तुमने तो कहा था कि उसके माँ बाप उसके साथ रहते हैं। वो झूठ था पापा।
आप मेरी शादी किसी अनाथ से नहीं करते, इसलिए मैंने झूठ बोला, लेकिन मैं अब उसके बारे में सब पता लगाऊंगी। शीतल सीतापुर के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि अजय ने उससे पहली बार मिलते वक्त ये कहा था कि वो सीतापुर का है। वहां के लोग एक खौफनाक सच बताते हैं। अजय सीतापुर का नहीं है, वो 6 साल का था जब यहाँ आया और अनाथालय में रहने लगा। वो अनाथालय कहाँ है? अनाथालय को किसी ने जला दिया। लोग कहते हैं अजय ने ही जलाया था। पर अजय अनाथालय क्यों जलाएगा? उसके लक्षण ठीक नहीं थे। वो अनाथालय में काला जादू करता था, इसीलिए उसे निकाल दिया गया। गुस्से में उसने अनाथालय में आग लगा दी। यह सुनकर शीतल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि माधोपुर के खौफ का कारण अजय ही है, पर वो सोचती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, इससे उसे क्या मिलता है। सीतापुर से लौटते लौटते शीतल काफी डर जाती है। माधोपुर पर अंधेरा किसी शैतानी साए की तरह छाया है। सड़कें सुनसान है, कोई डर के मारे घर से नहीं निकलता। शीतल घर पहुंचती है, पर अजय फिर घर पर नहीं है। अजय, अजय! सरपंच अपने तांत्रिक के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। क्या हुआ बेटी? पापा, मैंने पता लगा लिया। गांव में जो काला जादू हो रहा है, उसके पीछे अजय का हाथ है। तुम्हें कैसे पता? मैं आज सीतापुर गई थी। वहाँ पता चला कि अजय अनाथालय में रहता था और काला जादू करता था। उसे वहाँ से निकाल दिया गया तो उसने अनाथालय जला दिया, और अब वो यहाँ भी वही कर रहा है। हमें उसे अभी ढूंढना होगा। वो कहीं साधना कर रहा होगा। तांत्रिक, सरपंच और शीतल अजय को गांव में ढूंढने निकलते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता। रात के 1 बज चुके हैं। थक हार कर लौटते वक्त उन्हें शमशान घाट में आग की लपटें दिखाई देती हैं। शमशान घाट में ये आग कैसी जल रही है? पक्का अजय वहां साधना कर रहा है। चलो देखते हैं। शमशान घाट का माहौल खौफ से भरा है। सरपंच, तांत्रिक और शीतल वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि अजय हवन कुंड के सामने साधना में बैठा है। सामने उमेश की लाश पड़ी है और उसके पास ढेर सारी वूडू डॉल रखी है। ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो 25 साल पहले तुम लोगों ने किया था। हमने क्या किया था वो सच तुम खुद अपने मुंह से बताओगे। तुम सुनने लायक बचोगे ही नहीं तो मैं क्या बताऊंगा। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है, पर जैसे ही वो मंत्र शुरू करता है, अजय तांत्रिक का वूडू डॉल हवन कुंड में फेंक देता है। डॉल के चलते ही तांत्रिक वहीं राख हो जाता है। ये देख सरपंच डर से कांपने लगता है। मैंने पूरे गांव का वूडू डॉल बना लिया है। एक एक करके सबको जलाकर मार दूंगा, जैसे तुम लोगों ने मेरी माँ को जलाया था। क्या? किसने मारा था तुम्हारी माँ को? सच तो सरपंच साहब बताएंगे। रुक जाओ, मैं सब सच बताता हूँ। हाँ, गांव वालों ने तुम्हारी माँ को जलाया था, पर इसमें उनकी गलती नहीं। मैंने उन्हें उसके खिलाफ भड़काया था। पर क्यों? मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हारी माँ काला जादू जानती थी, पर वो उसका उपयोग लोगों के भले के लिए करती थी। मैंने उससे कहा कि कुछ लोगों को मारकर उनकी संपत्ति हासिल करनी है, पर उसने मना कर दिया। उसका कहना था कि वो अपनी विद्या का उपयोग सिर्फ भले के लिए करती है। मैंने सोचा कि अपने तांत्रिक से ये काम करवा लूंगा, पर वो बोली कि ना वो करेगी ना मुझे करने देगी। वो पूजा पर बैठ गई लोगों को बचाने के लिए, पर मेरे तांत्रिक ने एक रात में 10 लोगों को मार दिया। मुझे डर था कि वो सच बता देगी, इसीलिए मैंने गांव वालों को उसके खिलाफ भड़काया कि वो काला जादू करके लोगों को मार रही है, और उन्होंने उसे पेड़ से बांधकर जला दिया। इसमें मेरी ही गलती है। यह सुनकर शीतल गुस्से में सरपंच का वूडू डॉल हवन कुंड में फेंक देती है। सरपंच वहीं जलकर राख हो जाता है। शीतल, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरे पास बदला लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। मैं भी तुम्हारी जगह होती तो वही करती जो तुमने किया। पर अब एक वादा करो कि तुम अपनी ये विद्या
अपनी माँ की तरह लोगों की भलाई के लिए यूज करोगे। अजय शीतल से वादा करता है कि अब वो अपने काले जादू की विद्या का उपयोग सिर्फ लोगों के भले के लिए करेगा। माधोपुर में प्रचार करते हैं कि अब गांव पर कोई संकट नहीं है, सब फिर से खुशी से जीने लगते हैं। शाम के 6 बजे का समय था। अशोक अपनी बाइक को दौड़ाए जा रहा था। अचानक अशोक की नजर हाईवे पर खड़ी हुई एक सुंदर लड़की पर पड़ी जो अशोक की ओर मुस्कुराकर देख रही थी। अशोक ने अपनी बाइक ठीक उसके सामने रोक दी। इस सुनसान हाईवे पर अकेली क्या कर रही हो मैडम? आपको पता नहीं है शाम के 6 बजे के बाद यहाँ से बहुत कम लोग गुजरते हैं। क्यों, इस हाईवे पर कोई चुड़ैल टहलती है क्या? नहीं नहीं, चुड़ैल तो नहीं टहलती, लेकिन यहाँ पर बदमाश गुंडे जरूर घूमते रहते हैं जो आप जैसी सुंदर लड़की को अकेला देखकर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो फिर आप कौन हैं? कहीं आप भी बदमाश गुंडों के गिरोह से तो नहीं हैं? अरे नहीं मिस, मैं तो एक शरीफ लड़का हूँ। लेकिन मैं शरीफ लड़की नहीं हूँ। मैं हर शाम के 6 बजे के बाद आप जैसे ही सुंदर लड़कों की तलाश में निकलती हूँ। मुझे रोज रोज बॉयफ्रेंड्स बनाना पसंद है। इतना बोलकर वो लड़की अशोक को अजीब सी नजरों से देखने लगी। अशोक उस लड़की की आंखों में खो गया। अचानक उस लड़की की आंखें गहरी नीली हो गई। अशोक उन गहरी नीली आंखों को देखकर बुरी तरह से घबरा गया। कौन हो तुम? क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी आंखें पसंद नहीं आई? इतना बोलकर उस लड़की का चेहरा एक जले हुए भयानक चेहरे में परिवर्तित हो गया। उसने बड़ी फुर्ती से अशोक का हाथ पकड़ लिया और अगले ही पल अशोक ने अपने आप को एक खंडहर की छत पर पाया। अशोक चीखता हुआ बोला, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। तभी एक तेज हवा का झोंका अशोक के शरीर से टकराया और अशोक लड़खड़ाता हुआ खंडहर से नीचे गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में अशोक का शरीर खून से लथपथ खंडहर के नीचे पड़ा हुआ था। 2 दिन बाद आर्यन अपने दोस्तों से अशोक की रहस्यमयी मौत के बारे में डिस्कस कर रहा था। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर अशोक उस खंडहर में गया क्यों? मुझे तो सोच सोच कर ही घबराहट हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो साधु सच बोल रहा था? ए बकवास बंद कर गिरीश, तेरे डराने की आदत से वैसे भी हम सब परेशान हैं और तू हम सबको फिर से डराने लगा। तुम सब अपनी बकवास बंद करोगे? हमारे दोस्त अशोक की हत्या हो गई, ये कोई साधारण बात नहीं है। हाँ, उससे भी असाधारण बात यह है कि अशोक की लाश उस खंडहर की छत के नीचे पाई गई है। मुझे लगता है कि तुम दोनों बेवजह घबरा रहे हो। पुलिस के मुताबिक अशोक खंडहर से नीचे गिरा था। हो सकता है उसका पैर फिसल गया हो और उसकी मौत हो गई हो। लेकिन मेरा सवाल अब भी यही है कि अशोक उस खंडहर में गया है क्यों? आर्यन ने इतना कहा ही था कि तभी एंडी का मोबाइल बज उठा। फोन उसकी गर्लफ्रेंड दिशा का था। एंडी ने फोन रिसीव किया। हेलो दिशा, क्या हुआ? तुम कहाँ हो एंडी? मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ। अभी इसी वक्त मॉल रोड पर आ जाओ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। ठीक है दिशा, तुम वहीं रुको, मैं 10 मिनट में आता हूँ। इतना बोलकर एंडी ने फोन काट दिया और अपने दोस्तों की ओर देखकर बोला, अब इस डिस्कशन को यहीं रोक दो। अगर कहीं हम सब की गर्लफ्रेंड्स को भनक भी लग गई ना, तो हमारा क्या अंजाम होगा ये तुम सब जानते हो। हम इस बात पर किसी और दिन डिस्कस करेंगे। इतना बोलकर एंडी घर से बाहर निकल गया और अपनी बाइक सड़क पर दौड़ा दी। कुछ ही देर में एंडी मॉल रोड पहुंच चुका था। उसने देखा कि दिशा रोड पर अकेली खड़ी हुई थी। एंडी ने अपनी बाइक दिशा के ठीक सामने जाकर रोक दी। तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारी कार खराब हो गई है, लेकिन मुझे तो यहाँ तुम्हारी कार नजर ही नहीं आ रही। कार का तो एक बहाना था, मुझे तो तुम्हें अपने पास बुलाना था। मैं कुछ समझा नहीं। देखो ना, मौसम कितना रोमांटिक है, कितना सुहावना है। ऐसे में क्या तुम्हारा रोमांस करने का मन नहीं कर रहा? दिशा, तुम्हें पता है कि मेरे बचपन के दोस्त की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। मैं अब तक उसकी मौत के सदमे से उबर नहीं पाया हूँ और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। समझ सकती हूँ,
लेकिन मेरे पास इसका एक हल है। तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम्हें तुम्हारे दोस्त के मौत होने का अफसोस है, तो क्यों ना तुम्हें तुम्हारे दोस्त के ही पास भेज दिया जाए। दिशा की बात सुनकर एंडी बुरी तरह से चौंक पड़ा। कौन हो तुम? तुम दिशा नहीं हो सकती। अचानक दिशा का चेहरा जले हुए भयानक चेहरे में परिवर्तित हो गया और उसने बड़ी ही फुर्ती से एंडी का हाथ पकड़ लिया। एंडी ने अपने आप को उसी खंडर के अंदर मौजूद पाया। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। सब कुछ मुमकिन है। अचानक उसकी नीली आंखों से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकलने लगी। उन आग की भयानक लपटों ने एंडी के शरीर को अपने लपेटे में ले लिया। कुछ ही क्षणों में एंडी तड़पता हुआ शांत हो गया। अगले दिन पुलिस को एंडी की लाश खंडर में मिली। एंडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गिरीश आर्यन के घर पर डरा सहमा बैठा हुआ था कि तभी वहां पर दिशा आ गई। आखिर तुम सबको उस खंडर में जाने की क्या जरूरत थी? ये तुम कैसी बातें कर रही हो दिशा? हम उस खंडर में नहीं गए। अगर तुम उस खंडर में नहीं गए होते तो फिर एंडी वहां कैसे पहुंचता? जहां तक मैं जानती हूँ वो तुम सबके साथ था, है ना? हाँ, वो हम सबके साथ ही था और यहीं आर्यन के घर पर बैठकर हम सबसे बातें कर रहा था। पर इसी बीच तुम्हारा फोन आ गया और उसके बाद हमें नहीं मालूम वो कहाँ गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने उसे कब फोन किया? गिरीश सच बोल रहा है दिशा। हमारे सामने तुम्हारा फोन एंडी के पास आया। एंडी ने तुमसे बात भी की कि तुमने उसे मॉल रोड पर बुलाया था। मैं उसे मॉल रोड पर क्यों बुलाऊंगी? मैं तो उस दिन इस शहर में थी ही नहीं। आखिर ये सब चल क्या रहा है? पहले अशोक की मौत और अब एंडी की मौत, और दोनों की लाशें खंडर में पाई गई। हमें कुछ नहीं पता दिशा। तुम दोनों के चेहरे की घबराहट ये बता रही है कि तुम दोनों मुझसे जरूर कुछ न कुछ छुपा रहे हो। मैं पता लगा कर रहूंगी। इतना बोलकर दिशा वहां से चली गई। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे लगता है कि अब हम दोनों को पता लगाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। हमें उस साधु को ढूंढना चाहिए जिसने हम सबको उस खंडर के अंदर चेतावनी दी थी। सिर्फ वही हमारी मदद कर सकता है। चलो मेरे साथ। इधर दिशा अपने घर पर अपने मोबाइल पर बार बार किसी का नंबर ट्राई कर रही थी। तभी दिशा की माँ उसके कमरे में आ गई। होनी को कोई नहीं टाल सकता है दिशा। मैं जानती हूँ कि तुम एंडी से बहुत प्यार करती थी और तुम दोनों कुछ ही दिनों में शादी करने वाले थे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है माँ। सब कुछ अचानक से कैसे हो गया? तुम किसे फोन लगा रही थी? अपनी दोस्त ऐना को। देखो ना माँ, ऐना मुझसे मिलने ऑस्ट्रेलिया से आई थी। एयरपोर्ट पर बाहर आकर उसने मुझे कॉल किया था। मैंने एंडी को ही उसे रिसीव करने के लिए भेजा था, मगर एंडी ने मुझे बताया था कि उसके पहुंचने से पहले ही वो एयरपोर्ट से निकल गई थी। उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पिछले 10 दिनों से उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। ये तो बहुत चिंता की बात है। ऐना हमारी जिम्मेदारी है। वो इतने दिन से लापता है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुमने अभी तक पुलिस को उसके लापता होने की जानकारी दी है या नहीं? तुम्हारे पिता की तो पुलिस में बहुत अच्छी जान पहचान है। माँ, मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। पुलिस अपने तरीके से ऐना को ढूंढ रही है। दिशा ने इतना कहा ही था कि तभी दिशा के मोबाइल की घंटी बज उठी। दिशा ने फोन देखा तो फोन पुलिस वाले का था। दिशा ने फोन रिसीव कर लिया। हेलो, इंस्पेक्टर भीष्म बोल रहा हूँ। तुम्हारी दोस्त ऐना की कॉल डिटेल हमने निकलवाई है। हमें ऐना की आखिरी लोकेशन पता चल गई है। ऐना का फोन उस पुराने खंडहर के करीब आकर बंद हो गया था और तब से उसके फोन से कोई भी कॉल नहीं की गई। उसका फोन तब से बंद आ रहा है। मैं पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच रहा हूं। तुम भी वहां पहुंच जाओ। इतना कहकर वहां से फोन कट गया और दिशा के दिमाग में कई सवाल उठने लगे। क्या हुआ बेटी? सब कुछ ठीक तो है? समझ में नहीं आ रहा है माँ कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। पुलिस बता रही थी कि ऐना का मोबाइल उसी खंडर के आसपास जाकर बंद हो गया था जहाँ पर गिरीश और एंडी की लाश मिली है। मैं जा रही हूँ माँ। संभल कर जाना बेटी और अपना ख्याल रखना।
इधर गिरीश और आर्यन उस खंडर के आसपास उसी साधु को तलाश कर रहे थे। तभी उन दोनों के कानों में उसी साधु की आवाज टकराई। मुझे अब तलाशने से कुछ नहीं होगा। तुमने जो पाप किया है तुम्हें उसकी सजा मिलकर रहेगी। हमें बचा लीजिए बाबा, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बात नहीं मानी। मुझसे माफी मांगने से अब कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुम सब दोस्तों ने मेरी चेतावनी को मजाक समझकर एक तरफ फेंक दिया था। आज की रात तुम दोनों की आखिरी रात है। इतना बोलकर साधु क्रोध भरी नजरों से उन दोनों के करीब आ गया। अपनी आंखें बंद करो और अपने गुनाह को देखो और स्वयं फैसला करो कि क्या तुम दोनों माफी के काबिल हो या नहीं। साधु के इतना कहने पर उन दोनों की आंखें अपने आप बंद होने लगी और उन दोनों के साथ आंखों के सामने 10 दिन पुराने उनके ही किए हुए कुकर्म का दृश्य चलने लगा। एना रस्सी से बंधी हुई चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, तुम सब ये अच्छा नहीं कर रहे हो। हाँ, छोड़ देंगे, पहले हमारी बात मान लो। तुम्हें शर्म नहीं आती एंडी? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की दोस्त हूँ और उससे ही मिलने यहाँ इंडिया तक आई हूँ और तुमने चुपके से मेरी ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिला दी और यहाँ ले आए। एयरपोर्ट के बाहर तुम्हें देखकर ही हम सब दोस्तों की नीयत खराब हो गई थी। हाँ है ना, तुम्हारी नीली आंखों पर हम सब मर मिटे थे। अब हम तुम्हें कैसे जाने दे सकते हैं? तुम सब अय्याश हो और अपनी अय्याशी में सब कुछ भूलकर अंधे बन चुके हो। बकवास मत करो है ना, हमारी बात मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। नामुमकिन, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगी। तो फिर ठीक है, हमें जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। तभी उन सबके कानों में एक साधु की आवाज टकराई, छोड़ दो उस लड़की को और चले जाओ यहाँ से। आज अमावस की रात है और ये शैतानी खंडहर है। साधु को देखकर वो सब बुरी तरह से डर गए। अरे यार, ये साधु कहाँ से आ गया? इसने हमें देख लिया, चलो भागो यहाँ से। पागल हो गए हो क्या? अगर ऐना को हमने जिंदा छोड़ दिया तो ये सब मेरी गर्लफ्रेंड को बता देगी और हम सब जेल की चक्की पीसेंगे। इतना कहकर एंडी ने जलती हुई मशाल से ऐना के कपड़ों में आग लगा दी। ऐना जलते हुए बुरी तरह से चीखने लगी और फिर शांत हो गई। ये क्या किया तुमने? आज की रात तुमने इस खंडहर में इस लड़की को जिंदा जला दिया। तुम सब मरोगे। अपना मुंह मत खोलना साधु, वरना हम तुम्हें भी जिंदा जला देंगे। तभी आर्यन और गिरीश होश में आ गए, मगर उनके सामने साधु नहीं बल्कि ऐना अपने भयानक रूप में खड़ी हुई थी और दूर से ये सारा दृश्य दिशा और इंस्पेक्टर भीष्म फटी फटी आंखों से देख रहे थे। हमें माफ कर दो ऐना, हमें जाने दो, मुझे छोड़ दो। तभी ऐना के आंखों से आग निकलने लगी और उस आग ने आर्यन और गिरीश को बुरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। उन दोनों के शरीर धू धू करके जलने लगे। ऐना अपने असली रूप में आ गई और धीरे धीरे कदमों से दिशा और इंस्पेक्टर भीष्मा के पास आकर खड़ी हो गई। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गई। मेरी ही गलती थी जो मैंने एंडी को तुम्हें लेने के लिए भेजा। ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरी आंखें एंडी के गंदे चेहरे को पहचानने में नाकामयाब रही। ऐना मुस्कुराते हुए हवा में विलीन हो गई।